नमस्कार, वेलकम टू कश्यप इंस्पायर इंडिया। रिसेंटली आपने इस केस के बारे में बहुत सारे आर्टिकलें देखे होंगे। हर जगह आपने देखा होगा निमिषा मिश्रा। निमिषा मिश्रा एक इंडियन नर्स हैं, यमन में रहकर काम कर रही थी और इसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं यमन में कि यमन का देश इन्हें मौत की सज़ा सुना देता है। आज के समय भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि निमिता मिश्रा को कम से कम मौत की सज़ा न मिले। और जो इनके केस हैं, स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ इनके साथ क्या क्या हुआ था। ऑल द वे। यमन जो एक बहुत ही अनसेफ कंट्री है, इजराइल आए दिन इन पर बॉम्ब बरसाते रहता है और इनके अंदर भी सिविल वॉर चल रही है। आज हम लोग बात करेंगे कि ये ऐसे देश में क्यों गए और इन्हें मौत की सज़ा क्यों सुनाई गई है। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। निमेषा मिश्रा का जन्म 1889 के केरल में इनकी स्कूलिंग पूरी हुई और इनको एक बात समझ में आ गई थी कि सिंस ये पैदा हुई है एक गरीब घर में, इनके पास ऑप्शंस कम हैं, तो इन्हें एक नर्स बनना होगा। नर्स बन के थोड़ा सा अगर पैसा कमा लेगी तो इनकी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। भारत में आपको बताऊं तो स्पेशली हमारी साउथ की स्टेट्स में बहुत सारी फीमेल्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरबिया, बेसिकली मिडिल ईस्ट के कई देशों में जाती है काम करने के लिए। निमेषा मिश्रा ने साल 2008 में यह डिसाइड किया कि यह केरला से जाएंगे। यमन के एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स यह काम करने वाली थी। सिंस यह हॉस्पिटल यमन की कैपिटल सना में था, तो निमेषा को लगा कि उनका करियर यहाँ पे अच्छा आगे बढ़ सकता है। इस हॉस्पिटल में निमेषा ने 6 सालों तक काम किया। फिर आता है साल 2014। निवेशा यह प्लान बनाती है कि वे यमन में खुद का एक क्लिनिक ओपन करेगी और इनके पति हैं वो भी इनकी हेल्प करने वाले थे। इनके पति से इन्हें बहुत सारा पैसा मिलने वाला था और दोनों मिलकर चाहते थे कि यमन की हेल्थ इंडस्ट्री में अपनी तरफ से योगदान दे। मगर निवेशा के सामने प्रॉब्लम यह थी कि वह कानून कहता था यदि कोई फॉरेनर्स यमन में बिजनेस करना चाहता है तो उसे एक बिजनेस पार्टनर चाहिए जो यमन नेशन का हो। अब निमेषा को कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना था जो उसका बिजनेस पार्टनर बन पाए। नाउ इनकी किस्मत खराब थी कि इन्हें यहाँ पर मुलाकात हो जाती है एक ऐसे आदमी की जिसका नाम था तलाल अब्बू। तलाल अब्बू एक लोकल बिजनेसमैन था। यमन में इसकी खुद की टेक्सटाइल शॉप थी और साल 2015 में निमेषा प्रिया ने अल अमान मेडिकल क्लिनिक ओपन किया। अमन के डॉक्यूमेंट में यह दिखा दिया कि लाल अब्बू इनके बिजनेस पार्टनर हैं और चीज़ें थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही थी। मगर उससे पहले यमन में हो जाती है गृह युद्ध। रिबेल्स यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, देश का बंटवारा सही हो जाता है और इसी दौरान निमेषा प्रिया के बिजनेसमैन तलाल अब्बू ने इसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया, पैसे मांगना स्टार्ट कर दिया। इनका पासपोर्ट, इसके डॉक्यूमेंट्स वह सब पास रख लिया और बेसिकली निमेषा मिश्रा यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उन्होंने एक ऐसे आदमी के साथ बिजनेस डील कर ली थी जो इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था और काफ़ी जगह तो वह यह भी क्लेम कर देता था कि यह आदमी निमेषा प्रिया का हस्बैंड है। इवन निमेषा प्रिया मैरिड टू इंडियन। निमेषा प्रिया ने ऑफिशियली इस इशू के बारे में पुलिस को रिपोर्ट किया 2016 में। मगर 2016 तक यमन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। सिंस कंट्री में गृह युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त पुलिस और प्रशासन प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहे थे। तलाल अब्बू को लगा कि वह जो भी करेगा निमेषा मिश्रा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर आता है साल 2017। निमेषा प्रिया बुरी तरह फंस चुकी थी। यमन में वह चाहती थी कैसे भी करके वह भारत वापस लौटे। नाउ भारत लौटने के लिए इनको क्या चाहिए था? डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट। जो इसके लिए वह क्या करती कि तलाल अब्बू को एक केमिकल होता है केटामाइन, यह देने की कोशिश करती है जिससे वह बेहोश हो जाए और जैसे ही वह बेहोश हो गया, निवेशा अपने डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट लेकर चली जाएगी। मगर जितनी उन्होंने डोज दी थी
तलाल अब्बू को यह ज़्यादा हो गई। तलाल अब्बू ओवरडोज से मारा गया और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि निमिषा मिश्रा को पकड़ लिया गया। उन्होंने वैसे भागने की बहुत कोशिश की मगर निमिषा प्रिया को यमन की बॉर्डर के नज़दीक सऊदी अरेबिया वहाँ पर अगस्त 2017 में पकड़ा गया। सिंस यह फॉरेनर थी, इन पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक यमन नेशनल को मारा है। सारे सबूत भी इन्हें अगेंस्ट थे। तो 2018 में निमिषा प्रिया को ट्राई किया गया यमन की कोर्ट में और उसके बाद उनको कन्वेंस किया गया फॉर द मर्डर ऑल तलाल अब्बू। नाउ कई मामलों में यह भी देखिए यह काफ़ी हद तक अनफेयर भी था। अनफेयर इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि जो पूरा केस चला था ये अरेबिक लैंग्वेज में था और निमिषा प्रिया के अरेबिक नहीं बोलती थी, तो इनको काफ़ी बार समझ में ही नहीं आता था कि कोर्ट में क्या दलील रखी जा रही है, इसके अगेंस्ट क्या इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। और तब से 2018 से जब जेल में है, मौत की सज़ा इनको सुनाई गई है। इंडिया कोशिश यहाँ पर यह कर रहा है कि इनको मौत की सज़ा न मिले, ये इंडिया वापस आ जाए और जो भी इनकी आप कह लीजिए सज़ा है अकॉर्डिंग टू द लॉ जेल में रखना या जो इनके साथ होगा यह इंडिया में किया जाए। भारत में कई एडवोकेट्स हैं जिन्होंने यह केस देखा है, उनको सिंपैथी है इनके प्रति और कई लोगों ने यह भी कहा है कि वह इनका केस यमन में लड़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एक सवाल यहाँ माइंड्स में आएगा, क्या निमिषा जेन्युइनली बच सकती है? क्योंकि रिपोर्ट्स तो यह सामने आ रही है कि यमन की सरकार ने ठान ली है कि इनको मौत की सज़ा तो यह देकर ही रहेंगे। रिसेंटली यमन की प्रेसिडेंट ने भी इन कर दी है कि निमिषा प्रिया का डेथ सेंटेंस मतलब कि अब इसे प्रेसिडेंट भी नहीं बचा सकते, क्योंकि लिटरली उन्होंने खुद ही अप्रूव कर दिया है कि नाउ अब कन्वेंशन यहाँ पर यह आता है कि व्हाट कैन इंडिया डू। यह देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि अगर तलाल अब्बू की जो फैमिली है वह काफ़ी पैसों की डिमांड कर रही है, अगर उनको काफ़ी पैसे मिल जाते हैं तो वह पार्डन दे सकते हैं निमिषा प्रिया को। यह एक पॉसिबिलिटी है बट इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जा रही है। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली कई लॉयर को भी यह अट्रैक्ट किया है। कई लॉयर्स यूएस यूरोप से भी निमिषा प्रिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो यह केस है कई लोगों को बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगता है। उनको साफ दिखता है कि एक इनोसेंट इंडियन वुमेन यहाँ बुरे तरीके से फंस गई है। गलत आदमी के साथ इन्होंने बिजनेस कर लिया और उसके बाद जब यह देश से बाहर निकलना चाहती थी, अपना पासपोर्ट लेकर भागना चाहती थी, उस सब में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है कि वे जो आदमी है वो ओवरडोज के कारण मारा जाता है। और अब कन्वेंशन यहाँ पर यह आता है कि इसके फ्यूचर का क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या भारत को पूरी कोशिश करनी चाहिए निमिषा प्रिया को वापस लाने की, या फिर आप इसे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेट केस है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहता हूँ आपकी क्या ओपिनियन है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं यह सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन यह है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पेमेंट सिस्टम। इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आप सब में से जिसका भी आंसर राइट होगा उसे मैं पिन कर दूंगा। और अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इसी नोट के साथ यह
हमारे वीडियो का अंत है। थैंक यू।